एक बड़े ऑफिस रूम में काम शुरू होता है, जहां एम्प्लॉयज चुपचाप डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे और हर फाइल को ध्यान से जांच रहे थे। इस खामोशी को तोड़ते हुए एक लड़की ने एक उम्मीदवार का रिज्यूम देखा। उसने कनाडा में 6 महीने पढ़ाई की थी, ऑस्ट्रेलिया में 1 साल काम किया था और अपनी भाषा की परीक्षा में सबसे ऊंचा स्कोर हासिल किया था। लेकिन कॉलीग्स ने फैसला किया कि यह काफी नहीं है, क्योंकि यहां सभी इंग्लिश बोलते थे और इसलिए उसकी एप्लीकेशन ठुकरा दी गई। फिर कमीशन अगले उम्मीदवार की तरफ बढ़ी, जिसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी और एक बड़ी कंपीटिंग कंपनी में 2 साल की इंटर्नशिप पूरी की थी। लंबी समीक्षा के बाद आखिरी फोल्डर मेज पर रखा गया। भर्ती का मुख्य दौर पूरा हो चुका था और अब सबसे अहम काम बचा था, यानी स्कूल ग्रेजुएट्स का चुनाव। उन्हें हाई स्कूल ग्रेजुएट्स में से 5% को हायर करना जरूरी था, इसलिए बातचीत जल्दी ही गंभीर हो गई। तभी एक महिला किसी का रिज्यूम पढ़ते हुए हंसने लगी। उसे उस उम्मीदवार के अजीबोगरीब सेल्फ इंट्रोडक्शन ने हंसा दिया था। उस स्कूल ग्रेजुएट ने सीधे लिख दिया था कि वो समझता है कि एम्प्लॉयर लोगों को नंबर्स से आंकना चाहते हैं, लेकिन उसने यह भी गुजारिश की कि उसके तजुर्बे और नजरिए को भी तवज्जो दी जाए। उसने आगे लिखा था कि टेसन कंपनी खुद एक ऐसी जगह है जहां इंसान की कीमत सिर्फ कागजी पैमानों से नहीं आंकी जाती। इन शब्दों ने कमीशन का ध्यान खींचा और कुछ एम्प्लॉयज ने यह भी कहा कि उम्मीदवार ने साफ तौर पर कंपनी और उसके लोगों की तारीफ की है। उस लड़की ने माना कि स्कूल रिज्यूम्स में यह सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे अच्छे में से एक था। फिर उसकी उपलब्धियों की तरफ ध्यान गया। पता चला कि उसने सिर्फ 11 महीनों में अपना टैक्स कंसल्टेंट सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। एक आदमी ने इससे भी दिलचस्प बात नोट की कि काम के दूसरे ही साल में उस यंग मैन ने कोर्ट में एक टैक्स डिस्प्यूट जीत लिया था। जाहिर है कि शायद किसी अनुभवी मेंटोर की मदद रही होगी, लेकिन उस मदद के बावजूद उसकी काबिलियत काफी अच्छी लग रही थी। आखिरकार कमिटी एश्योर्ड इम्यूनिटी ने फैसला किया कि उम्मीदवार को आगे बढ़ने दिया जाए और बाकी स्टाफ को यह देखने की उत्सुकता हो गई कि यह ग्रेजुएट डेज में कितने समय तक टिक पाता है। कहानी धीरे धीरे ओलिवर के अतीत की तरफ मुड़ती है, जो गरीबी में पला बढ़ा था और अक्सर अपने हमुम्र बच्चों की हंसी का निशाना बनता था। उसके लिए सबसे तकलीफदेह था जब स्कूल के बाद बाकी बच्चे अलग अलग गतिविधियों के लिए चले जाते और वो अकेला प्लेग्राउंड पर रह जाता। लेकिन यह दबाने वाली घुटन भरी गरीबी उसे किसी तरह अजीब लगती थी। प्रोटोगोनिस्ट को जल्दी ही समझ आ गया था कि उसका परिवार एक खतरनाक दोराहे पर जी रहा है। बाहर से वे आम लोगों जैसे दिखते थे, लेकिन असल में पाई पाई जोड़कर गुजारा करते थे। एक भी गलती तबाही बन सकती थी। इसीलिए उस लड़के को लगता था कि वो अपने आसपास के लोगों जैसी आजादी से नहीं जी सकता। वक्त के साथ ओलिवर बड़ा हुआ और उसने आखिरकार हार मानने का फैसला कर लिया। हाई स्कूल के पहले साल में ही उसने यूनिवर्सिटी जाने का सपना छोड़ दिया। फिर उसने ठान लिया कि दूसरों की राय की परवाह नहीं करेगा और एक शांत जिंदगी जीने पर ध्यान देगा। धीरे धीरे उसने अंदर से सुकून पा लिया और अपनी जिंदगी से काफी हद तक खुश रहने लगा। लेकिन यह चैन ज्यादा देर नहीं टिका। एक दिन हीरो को लगा जैसे वो एक छोटी नाव में बैठा है जो अचानक चरमराने लगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही नाव टूट गई और ओलिवर खुद ठंडे पानी में जा गिरा, अंधेरे में गहरे डूबता चला गया। उस यंग मैन को एक और बुरी खबर सुनाई दी। उसकी दादी बेहोश होकर गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गई थीं। देखभाल करने वाले ने बताया कि इलाज का ज्यादातर खर्च बीमे में नहीं आएगा और इसने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। प्रोटोगोनिस्ट हैरान था कि अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देने और चुपचाप जीने की कोशिश करने के बावजूद किस्मत उसे नए झटके देती रही। उसे लगा कि जिंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल थी और जो हुआ उसने इसे और भी नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया। भारी सोच में डूबा हीरो यह मान नहीं पा रहा था कि उसका परिवार पैसों की वजह से लगभग मौत के मुंह में जा पहुंचा। जितना ज्यादा उसे अपनी बेबसी का एहसास होता, उतना ही उसे लगता कि उसके अंदर कुछ अंधेरा और खतरनाक जन्म ले रहा है। लेकिन जल्द ही नर्स की एक खबर ने सभी रिश्तेदारों को चौंका दिया। उसने बताया कि सारा खर्च पहले से ही एक खास दानी इंसान ने पूरा चुका दिया है, जो हॉस्पिटल के आर्थिक सहयोगियों में से एक है। उस कर्मचारी ने बताया कि वो दानी उन लोगों की मदद करता है जो गंभीर आर्थिक मुश्किल में हों, लेकिन सरकारी मदद के दायरे में न आते हों। दादी के इलाज का खर्च उठाने के बाद उस रहस्यमय इंसान ने एक सस्ता लेकिन अच्छा ठीक होने का केंद्र भी ढूंढने में मदद की। लेकिन शुक्रगुजारी की जगह ओलिवर के मन में उलझन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई अपने पैसे अनजान लोगों को इस तरह दे कैसे सकता है। आईएमएफ क्राइसिस से गुजरे एक बाप के हाथों पले बढ़े ओलिवर को यह सिखाया गया था कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ वक्त बाद हीरो दोबारा हॉस्पिटल आया और नर्स तुरंत समझ गई कि वो क्यों आया है।
उसने थकी हुई आवाज में कहा कि बाकी लोग तो बस शुक्रिया कहकर चले जाते हैं, लेकिन यह कोई छिपे हुए मकसद ढूंढता रहता है। हालांकि इन शब्दों ने ओलिवर के शक को और बढ़ा दिया और वो यह जानने की जिद पर अड़ा रहा कि वो इंसान आखिर है कौन। तब उस महिला ने उसे नसीहत दी कि एक बार तो इंसानी भलाई पर भरोसा करके देखो, लेकिन ओलिवर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी जिद देखकर उस कर्मचारी के मन में यह सोच आई कि इतनी कम उम्र में इसने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। फिर अचानक उसने ऐलान किया कि अगर वो सच में उस दानी इंसान की पहचान जानना चाहता है तो उसे पहले एक काम करना होगा, उसे इंग्लिश या किसी दूसरी विदेशी भाषा का सर्टिफिकेट लाना होगा। इन शब्दों ने हीरो को सचमुच हिला दिया। नर्स का इरादा बुरा नहीं था, लेकिन उसके मन में ये बातें बिल्कुल अलग तरह से गूंजी। उसे लगा जैसे कोई उसे यह बता रहा हो कि वो बस एक गरीब स्कूल ग्रेजुएट है जिसने कुछ हासिल नहीं किया और जवाब पाने का हकदार नहीं है। तभी उस यंग मैन के अंदर कुछ उल्टा साबित करने की तड़प जाग उठी। उसने ठान लिया कि वो एक पेशेवर सर्टिफिकेट से अपनी काबिलियत साबित करेगा और किसी भी कीमत पर कामयाबी हासिल करेगा। ओलिवर ने फैसला किया कि वो टैक्स कंसल्टेंट का लाइसेंस ले सकता है। तब से कई साल बीत गए। एक दिन ओलिवर फिर उसी हॉस्पिटल में नजर आया। जाना पहचाना चेहरा देखकर नर्स को पहले अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो ओलिवर ही था, लेकिन अब बिल्कुल बदला हुआ। एक महंगे सूट में, हाथ में एक रहस्यमय डिब्बा लिए, उसके सामने एक बिल्कुल अलग इंसान खड़ा था। उस यंग मैन ने उसे सलाम किया और माना कि वो थोड़ा देर से आया। फिर उसने एक दस्तावेज थमाया जिसे देखकर वो महिला हैरानी से जम गई। वो एक टैक्स कंसल्टेंट सर्टिफिकेट था। नर्स ने फिर बताया कि उस दानी ने फैसला उसी पर छोड़ा था, लेकिन एक शर्त रखी थी। ओलिवर के नतीजों के आधार पर वो चाहे तो उसकी पहचान बताए या नजरअंदाज कर दे। फिर उसने कहा कि उसने फैसला कर लिया है और अब वो उसे वो जानकारी दे सकती है जो उसे चाहिए। इस पर ओलिवर का चेहरा साफ बेचैन हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार उसे एक फोन नंबर मिला जिसमें उस इंसान की जानकारी थी जिसकी पहचान वो इतने अरसे से जानना चाह रहा था। जब यंग मैन उस स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था, नर्स मुस्कुराते हुए उसकी प्रतिक्रिया देखने का इंतजार कर रही थी। उधर हीरो उस जानकारी को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या यह सच में वही इंसान है। वहां एक शख्स का जिक्र था जिसका नाम क्रिस्टोफर था, टैसन कंपनी का CFO। ओलिवर यह जानकर हैरान रह गया कि यह इतना असरदार इंसान भी सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ा था और उसने यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं ली थी। साथ ही IMF क्राइसिस के दौरान उसने एक मुश्किल हालात को आगे बढ़ने के मौके में बदल दिया था और अकाउंटेंट से मैनेजर तक का सफर तय किया था। IMF क्राइसिस ने ओलिवर के परिवार को तबाह कर दिया था, जबकि क्रिस्टोफर के लिए वही ऊपर उठने की सीढ़ी बन गया। उसकी दिलचस्पी देखकर नर्स ने कहा कि यही वो इंसान था जिसने उसकी दादी का इलाज करवाया था। यह सुनकर यंग मैन और भी गहरी सोच में डूब गया। एक तरफ ऊंचा ओहदा बहुत सारे पैसे होने की वजह तो समझा देता था, लेकिन दूसरी तरफ असली सवाल अभी भी बाकी था कि ऐसा असरदार इंसान अपना पैसा अनजान लोगों पर क्यों खर्च करेगा। ओलिवर समझना चाहता था कि इतना भोला इंसान कारोबार की इस बेरहम दुनिया में कैसे टिका रहा और किसी बड़े कंपनी के शीर्ष तक कैसे पहुंचा। बातचीत के बाद ओलिवर ने जल्दी से अपना फोन निकाला। उस वक्त उसके मन में यह ख्याल आया कि क्रिस्टोफर के इस काम की असली वजह जानने का एकमात्र रास्ता खुद उसी से मिलना है। उसे पहले से एक संदेश मिल चुका था कि उसे कंपनी के सोशल प्रोग्राम्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आधिकारिक तौर पर चुन लिया गया है। वक्त देखा तो सुबह के 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। हीरो ने सूट पहना, एक सूटकेस उठाया और सडंग स्टेशन के पास डेस्क नंबर 5 ट्रेनिंग सेंटर की तरफ निकल पड़ा, जहां पहला दौर होना था। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक लड़की पर तुरंत पड़ी। वो भी कंपनी में नई भर्ती हुई थी। इधर उधर देखा तो और भी लोग नजर आए। साफ था कि वो सब चुनाव के आखिरी दौर में कामयाब हो चुके थे। जब सब लोग रवानगी का इंतजार कर रहे थे, तब यंग मैन को एक हफ्ते पहले की बात याद आई। उसे एक डिब्बा मिला था जिसमें नौकरी के कागजात और कंपनी की तरफ से एक स्वागती तोहफा था। जब ओलिवर ने उसे खोला तो पहले लगा कि अंदर कोई साधारण डायरी है, लेकिन असल में उसमें कहीं ज्यादा था। उस डिब्बे में एक दुर्लभ रंग का नया स्मार्टफोन था, वायरलेस हेडफोन्स थे, चार्जर था और यहां तक कि एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी था। जब ओलिवर ने सोचा कि 5000 नए एम्प्लॉयीज सभी को ऐसे ही तोहफे मिले होंगे तो खर्चा बेहिसाब लगा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि टेसन जैसी दिग्गज कंपनी के लिए यह खर्चा कुछ भी नहीं था और इसी बात ने उसे कंपनी के पैमाने का अंदाजा दिया। अगर कोई कंपनी एम्प्लॉयज के काम शुरू करने से पहले ही इतना पैसा लगाती है तो इसका मतलब है कि वो सच में उनकी वफादारी को अहमियत देती है। हीरो को आदत थी कि ज्यादातर कंपनीज एम्प्लॉयज को बस एक पुर्जे की तरह देखती हैं,
लेकिन यहाँ सब कुछ अलग लग रहा था। जल्द ही बसें नए भर्ती हुए लोगों को ट्रेनिंग सेंटर तक ले गईं, जो बड़ा और अच्छी तरह से सुसज्जित था। लेकिन वहां मौजूद लोगों में टेसन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेसन सिक्योरिटी जैसी मुख्य शाखाओं का एक भी कर्मचारी नहीं था। सूची में सिर्फ छोटी और कम जानी पहचानी सहायक कंपनियों के कर्मचारी थे। चश्मे वाले एक लड़के ने हैरानी से कहा कि उसने ताओन वेल बीइंग का नाम कभी नहीं सुना था और वहां सिर्फ एक ही इंसान को लिया गया था। यह सुनकर ओलिवर को धीरे धीरे सब समझ आ गया कि बिना यूनिवर्सिटी की डिग्री के एक हाई स्कूल ग्रेजुएट को वहां क्यों लिया गया। लेकिन निराश होने की बजाय उसे क्रिस्टोफर की कहानी याद आई और उसने सोचा कि ऐसी जगह ऊपर जाने की पहली सीढ़ी ही हो सकती है। इस बीच कुछ नए भर्ती हुए लोग छोटी सहायक कंपनियों के बारे में तंज भरी बातें करते रहे। एक ने तो यहां तक कह दिया कि उसे ऐसे लोगों के साथ रहने की कल्पना करके भी बेचैनी होती है। प्रोटैगनिस्ट ने बस एक लंबी सांस ली। उसके नजरिए से ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो दूसरों को उनके ओहदे और काम की जगह से आंकते हैं। लेकिन माहौल जल्द ही बदल गया। जब सब ट्रेनिंग सेंटर के बड़े हॉल में जमा हुए तो बातचीत धीरे धीरे बंद हो गई। सबको एहसास हुआ कि वो कंपनी के ऊंचे पदों से अब भी बहुत दूर हैं। इसलिए पहले वाला घमंड जल्दी ही हवा हो गया। कमरे में एक खामोश तनाव छा गया। तभी एक आदमी बिजनेस सूट में मंच पर आया। उसने फौरन सबका ध्यान खींचा और कहा कि उन्हें बस एक बात याद रखनी है कि वो टेसन में है। इसके बाद उसने कहा कि बहुत से लोग शायद खुद को नाकाम समझ रहे होंगे क्योंकि वो मुख्य शाखाओं में नहीं गए। लेकिन उसने समझाया कि किसी अच्छी सहायक कंपनी में जगह पाना अकेले काफी नहीं है। वक्ता ने जोर देकर कहा कि टेसन में हमेशा काबिलियत और नतीजों को विभाग के नाम से ऊपर रखा जाता है। उसने नए लोगों से अपील की कि वो अपनी काबिलियत काम से साबित करें और उस इंस्ट्रक्टर की बात खत्म होते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। यहां तक कि ओलिवर, जिसे ऐसे कॉर्पोरेट आयोजन पसंद नहीं थे, वो भी बाकियों के साथ ताली बजाने पर मजबूर हो गया। अगले कुछ दिनों में ट्रेनिंग जारी रही, जिसमें टेसन कॉर्पोरेशन की बनावट, उसकी उपलब्धियों और बाजार में उसकी जगह के बारे में बताया गया। धीरे धीरे बहुत से नए लोग कंपनी के लिए लगभग बिना शर्त की तारीफ करने लगे। लेकिन ओलिवर सतर्क रहा। उसके नजरिए से कोई कंपनी सिर्फ 3 हफ्ते की वफादारी की लेक्चर्स के लिए इतना पैसा नहीं लगाती। हीरो को यकीन था कि ट्रेनिंग का असली मकसद ऐसे कर्मचारी तैयार करना था जो फौरन काम पर लग सकें। इसीलिए वो एक नए इम्तिहान का इंतजार करता रहा और कुछ दिनों बाद उसका अंदाजा सही निकला। लेक्चर्स अचानक बंद हो गए और नए लोगों के सामने तरह तरह के सामान के पीपे और डिब्बे आ गए, जिससे सब हैरान रह गए। हर किसी को अलग अलग चीजें मिलीं। किसी को डेंटल फ्लॉस, किसी को सुइयां और किसी को दूसरा छोटा सामान। फिर लाउडस्पीकर पर ऐलान हुआ कि जो भी सामान मिला है उसे दिन के अंत तक बेचना होगा। यह खबर सुनते ही अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ घंटों में यह काम कैसे होगा। जब ज्यादातर लोग सिर खपा रहे थे, ओलिवर शांत था, जैसे उसे टेसन से कुछ ऐसे ही की उम्मीद थी। जल्द ही एक नए भर्ती हुए ने नाराज होकर कहा कि आयोजकों को कम से कम पहले से बता देना चाहिए था। उधर हीरो अपना डिब्बा देख रहा था, जिसमें 100 से ज्यादा बॉल पॉइंट पेन्स थे। जब वो सोच में पड़ा हुआ था तो एक महिला ने सुझाव दिया कि सब लोग आपस में ही एक दूसरे से सामान खरीद लें, क्योंकि इस पर कोई सीधी मनाही नहीं थी। यह आइडिया जल्दी फैल गया और कोई पहले से ही पेंसिल शार्पनर्स और दूसरी चीजें बेचने लगा। लेकिन यंग मैन सामान नहीं बल्कि सर्वेलेंस कैमरास को देख रहा था। उसे शक था कि आयोजक हर किसी की हरकत पर नजर रख रहे हैं। और फिर हीरो के मन में एक योजना बनने लगी। स्कूल की पढ़ाई पर हुई हंसाई याद करके ओलिवर ने बस एक मुस्कान ली और ठान लिया कि यह साबित करेगा कि असल में ज्यादा काबिल कौन है। उसी वक्त ऑब्जर्वेशन रूम में टेसन के अधिकारी मॉनिटर्स के जरिए सब देख रहे थे। उनमें से एक कैथरीन थी, जो टेसन के 5वें ट्रेनिंग सेंटर की प्रमुख थी। वो महिला थकी हुई आह भरते हुए नए लोगों की घबराहट देख रही थी। यह प्रतिक्रिया पूरी तरह अनुमानित थी। इस इम्तिहान का मकसद था कि नए लोगों को उनके आराम के दायरे से बाहर निकाला जाए और देखा जाए कि वो अचानक की परिस्थिति में कैसे पेश आते हैं। कुछ लोगों ने बाहर सड़क पर ही दुकान लगाने की कोशिश कर ली थी, लेकिन कुल मिलाकर नजारा अभी भी अव्यवस्थित था। कैथरीन ने नोट किया कि कर्मचारी कम लचीले होते जा रहे हैं और नई परिस्थितियों में और उलझते जा रहे हैं। उसे खास तौर पर यह देखकर हैरानी हुई कि वहां सिर्फ ताजे ग्रेजुएट्स ही नहीं बल्कि काम का तजुर्बा रखने वाले लोग भी थे। फिर भी सब बहुत धीमे थे। इम्तिहान शुरू हुए लगभग 30 सेकंड हो चुके थे। तभी एक अधिकारी ने सबसे 5वीं स्क्रीन की तरफ ध्यान दिलाया। उस पर ओलिवर था। बाकियों के विपरीत वो घबराहट में शामिल नहीं था और न ही तुरंत सामान से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो शांति से खड़ा होकर हालात का ध्यान से जायजा ले रहा था। इसने फौरन अधिकारियों का ध्यान खींचा। रिकॉर्डिंग दोबारा देखने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यंग मैन
बस कुछ ही सेकंड के लिए उलझा था। फिर उसने जल्दी से समझ लिया कि माजरा क्या है। वो दूसरे नए लोगों की हरकतें देखने लगा और आसपास के माहौल का जायजा लेने लगा। यह देखकर कैथरीन को सच में दिलचस्पी हो गई। उसे लगा कि इस लड़के ने आयोजकों का मंसूबा भांप लिया है। उधर ओलिवर ने बैग उठाया और बाहर की तरफ चल दिया। बाकी लोगों को आपस में सुलझाने के लिए छोड़ दिया। इससे अधिकारियों को पक्का यकीन हो गया कि वो पहला है जिसने खेल के नियम समझे और वो बाकियों से अलग तरीके से काम करने वाला है। तभी एक अधिकारी गंभीर हो गया और पूछा कि स्क्रीन पर कौन सा कमरा दिख रहा है। बताया गया कि यह पूर्वी क्षेत्र का कमरा 32 है और उस नए कर्मचारी का नाम ओलिवर है। जिसके बाद सबने उसकी फाइल देखी। पता चला कि हीरो को टेसन वेल बीइंग डिवीजन में रखा गया है और यह सुनकर कैथरीन ने हैरानी से सिर उठाया। सभी विकल्पों में से यह डिवीजन लगभग कंपनी द्वारा भुला दी गई मानी जाती थी। उसके बगल में बैठे आदमी ने भी कहा कि यह कोई अच्छी जगह नहीं है और ओलिवर किसी दूसरी सहायक कंपनी में ज्यादा काम का होता। लेकिन कैथरीन ने असहमति जताई और याद दिलाया कि यह बंटवारा हर उम्मीदवार की पढ़ाई, काबिलियत और तजुर्बे को परखने के बाद किया गया था। पास बैठे एक कर्मचारी ने हैरानी से पूछा कि क्या ओलिवर को अलग से नजर में रखा जाए। कुछ सोचने के बाद उसने जवाब दिया कि अगर उसकी किस्मत में वेल बीइंग में काम करना है तो इस इम्तिहान में कामयाबी का अब कोई खास मतलब नहीं रह जाता। उसके नजरिए से मैनेजमेंट ने यह फैसला किसी वजह से किया है, भले ही अभी उसमें क्षमता दिख रही हो। कोई नहीं जानता कि वो आगे कैसा करेगा। हालांकि कैथरीन ने माना कि वो आखिरी नतीजे देखना चाहती है और कहा कि जब उसकी रिपोर्ट तैयार हो तो उसे बताया जाए। आसपास के कर्मचारी हैरान थे क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी नए कर्मचारी की रिपोर्ट में शायद ही कभी दिलचस्पी लेती थी। इस बीच एक कर्मचारी ने पूछा कि क्या मैनेजमेंट सच में पूरा दिन ऑब्जर्वेशन रूम में बिताने का इरादा रखती है। कैथरीन ने सिर हिलाकर हाँ की। जाहिर था कि उन्हें खाना भी वहीं खाना था। जल्द ही किसी को स्टेशन के पास एक अजीब फ्लैश ड्राइव बेचने वाले की याद आई और पूछा कि क्या किसी ने उस इंसान को देखा है। सबको वो बेचारा याद आ गया जिसने सामान बेचने की अच्छी जगह तो चुनी थी, लेकिन उसे बेचने का कोई ढंग नहीं था। सबको अच्छी तरह पता था कि नए लोग शायद कंपनी को इस आजमाइश के लिए कोस रहे होंगे, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर के कर्मचारियों के लिए यह प्रशिक्षण का एक जरूरी हिस्सा था। उन्हें यकीन था कि यह तजुर्बा आगे चलकर नए लोगों के काम आएगा। अगर कोई काम के पहले दिन ही सक्रियता से सामान बेच सकता है तो आगे उसे पटरी से उतारना बहुत मुश्किल होगा। जल्द ही वापस काम पर लगने का वक्त आया और सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। लेकिन अचानक दरवाजे पर मैनेजर नमूदार हुआ। उसका घबराया हुआ चेहरा देखते ही वहां मौजूद सबका ध्यान उस पर चला गया। उसने चिंताजनक खबर सुनाई कि ट्रेनिंग सेंटर से सभी पेन्स गायब हो गए हैं। उधर ऑब्जर्वेशन रूम में काम जारी रहा। कैथरीन ने बाद में स्टाफ को याद दिलाया कि नए लोगों से रिपोर्ट्स इकट्ठी की जाए और जो लोग डॉर्म के अंदर सामान बेच रहे हैं उन पर खास नजर रखी जाए। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुद शांति से सुशी खाते हुए स्क्रीन्स देख रही थी। दोपहर होने को थी, इसलिए कर्मचारी खाना खा रहे थे, लेकिन कोई भी अनहोनी ना हो इसलिए अधिकारी ड्यूटी पर थे। उधर नए लोग अभी भी जल्दी से जल्दी अपना सामान बेचने की कोशिश में थे। इसी दौर में मजबूत और कमजोर लोगों के बीच फर्क साफ नजर आने लगा। कुछ घर घर जाकर बेच रहे थे तो कुछ सीधे कंपनी के अंदर सामान सजा रहे थे। कुछ नए लोगों ने सुझाया कि सब मिलकर एक तय कीमत पर आपस में सामान बदल लें। यह सुनकर कैथरीन को मुश्किल से गुस्सा रोकना पड़ा। उसके नजरिए से यह बिक्री नहीं बल्कि सीधा लेन देन था। नए लोग बस नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे थे, बिना यह समझे कि इम्तिहान का मकसद क्या है। इसके बावजूद वो कैमरास के जरिए ओलिवर पर नजर रखती रही। मन के किसी कोने में उसे पहले ही यकीन हो गया था कि आगे के नतीजों का कोई खास मतलब नहीं। वो वेल बीइंग में है तो उसे फॉलो करना उतना दिलचस्प नहीं रहना चाहिए, लेकिन उत्सुकता फिर भी उसे खींचे जा रही थी। यह तसल्ली करने के बाद कि अभी तक कुछ असाधारण नहीं हुआ, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आराम से खाना खाने और स्क्रीन्स देखने में लग गई। फिर उसने रिमोट उठाया और मनचाही स्क्रीन पर स्विच किया। मॉनिटर पर ओलिवर अभी भी हालात का जायजा ले रहा था और कैथरीन को लगने लगा कि यह यंग मैन मुख्य इमारत में कुछ न कुछ करने की सोच रहा है। वो एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स को हाथ में लिए आत्मविश्वास के साथ इमारत के अंदर चला गया। यह इतना अप्रत्याशित था कि एक तजुर्बेकार मैनेजर भी उसका अगला कदम नहीं भांप सकी। उसकी अजीब प्रतिक्रिया देखकर बगल में बैठे आदमी ने हैरानी से पूछा कि क्या कुछ असाधारण हुआ है। उस महिला को लगा कि कुछ अनोखा हो रहा है और उसने अचानक ऐलान किया कि उसे फौरन वहां से जाना होगा। यह सुनकर कर्मचारी घबरा गए क्योंकि मैनेजमेंट ने सबको कम से कम इधर उधर घूमने की हिदायत दी थी, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बस इतना कहा कि जो हो रहा है वो बेहद जरूरी है और उसे खुद अपनी आंखों से देखना है। यह उसका निजी फैसला था। जाने से पहले कैथरीन ने एक बार फिर मॉनिटर्स देखे और एक कर्मचारी घबराकर उसके पीछे दौड़ा
कुछ कहने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो महिला तेजी से बाहर की तरफ बढ़ रही थी, जिससे वो कर्मचारी और भी बेचैन हो गया। किसी को नहीं पता था कि उसने स्क्रीन पर आखिर क्या देखा। उसी वक्त ओलिवर ने हाथ में एक पेन उठाया और वहां जमा लोगों को खुशी से बताया कि आखिरी कॉपी बिक गई। फिर उसने सबका शुक्रिया अदा किया। जब आसपास के लोग यह सुनी सुनाई बात पचाने की कोशिश कर रहे थे, हीरो ने फिर से झुककर सलाम किया। इसके बाद उसने हैंडल वाली एक टोकरी उठाई और ऐलान किया कि उसने शुक्रिया के तौर पर ग्राहकों के लिए तोहफे तैयार किए हैं। यह सुनते ही हैरानी की लहर दौड़ गई। लोगों को पेन्स मिलने लगे और उनके साथ लगी पर्चियां दिखीं। एक कर्मचारी ने वो पर्ची पढ़ी तो हैरान रह गई, जिस पर उसकी गुम हुई पेन की जगह लिखी थी। जल्द ही यह साफ हो गया कि बाकी कर्मचारियों को भी उनकी पेन्स वापस मिल गई थीं, और सहूलियत के लिए ओलिवर ने हर पेन के साथ मालिक का नाम लिखी एक पर्ची लगाई थी। ओलिवर चारों तरफ की प्रतिक्रियाएं देखकर संतुष्ट मुस्कान लिए के खड़ा था। उसने शालीनता से विदाई ली और खुशी जाहिर की कि सबको उसका आइडिया पसंद आया। कुछ पलों के लिए स्टाफ सचमुच जम गई। फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बहुतों ने माना कि ट्रेनिंग सेंटर में काम करते हुए उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। लेकिन उसी वक्त कैथरीन अचानक उस नौजवान के पीछे नमूदार हुई, जिससे फिर से सब हैरान रह गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देखकर कर्मचारी उनका स्वागत करने दौड़े। कंपनी की उस प्रमुख को अपने सामने देखकर हीरो थोड़ा चौंका, लेकिन फौरन आदर से झुक गया। हालांकि कैथरीन ने औपचारिकताओं में वक्त नहीं गंवाया और सीधे पूछा कि उसने पेन्स कितने में बेची। नौजवान ने सिर उठाया और पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना, लेकिन उस महिला ने और गंभीर लहजे में सवाल दोहराया। इस दौरान ओलिवर के दिमाग में वो लम्हा कौंधा जब उसे काम सौंपा गया था और उसे एहसास हुआ कि मैनेजमेंट नए लोगों पर नजर रख रही है। इससे उसने एक और नतीजा निकाला कि अगर ऑब्जर्वेशन रूम चलती रही तो कोई जल्दी से कैमरा फुटेज नहीं देख पाएगा। खतरा था, लेकिन उसे पता था कि जल्दी काम करना जरूरी है। पहले उसने ध्यान से दूसरे नए लोगों का काम देखा, फिर चुपके से गोदाम में घुसा, एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स निकाला और अपनी योजना पर अमल शुरू किया। वर्तमान में लौटते हुए ओलिवर ने उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देखा जो अभी भी जवाब का इंतजार कर रही थी। नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ बताया कि उसने 12,000 डब्ल्यू कमाए और फिर अपनी रणनीति समझाई। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी पेन्स मिली थीं। एक पेन की बाजार कीमत 1500 डब्ल्यू थी, लेकिन बल्क में खरीदने पर कम होती है। चूंकि उसे नहीं पता था कि कंपनी ने सामान किस कीमत पर खरीदा था, इसलिए उसने रिटेल की बजाय होलसेल कीमत पर ध्यान दिया। कैथरीन ने पूछा कि उसने पेन्स ज्यादा महंगी क्यों नहीं बेची, क्योंकि जिनकी चीजें गुम थीं वो तो मजबूरी में खरीदते। जवाब में ओलिवर ने समझाया कि उसका मकसद सामान बेचना था और इसके लिए उसने ऐसी स्थिति बनाई जिसमें लोग खुद खरीदना चाहें। फिर उसने आसपास के कर्मचारियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सब इसलिए काम आया क्योंकि लोगों को आइडिया दिलचस्प लगा। लेकिन कैथरीन ने सवाल जारी रखा और पूछा कि उसने कीमत और कम क्यों नहीं रखी। हीरो ने जवाब दिया कि उसे पेन्स की असल लागत नहीं पता थी। पहली प्राथमिकता बेचना था, दूसरी फायदा कमाना। मैनेजर ने फौरन अगला सवाल दागा कि फायदा कमाना इतना जरूरी क्यों था। इस सवाल ने पहले ओलिवर को उलझन में डाला, लेकिन जल्द ही उसे सही जवाब मिल गया। नौजवान ने समझाया कि किसी भी कंपनी का मकसद फायदा कमाना होता है और इसीलिए उसने टेसन में काम करने का फैसला किया। इस जवाब ने कैथरीन का रवैया उस नए कर्मचारी के प्रति साफ तौर पर बदल दिया। इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एक और सवाल किया कि शहर में और भी ज्यादा खरीदार हो सकते थे, तो ओलिवर ने अपना बाजार सिर्फ उसी जगह तक क्यों सीमित रखा। ओलिवर ने समझाया कि ज्यादातर नए लोग शायद पहले से ही शहर में सामान बेचने निकल गए होंगे, लेकिन शहर का बाजार भी सीमित है। उसने कहा कि मुख्य इमारत में कर्मचारियों की तादाद भी कम थी, यानी यह बाजार छोटा और काबू में रखने लायक था। इसके बाद उसने आत्मविश्वास के साथ कहा कि बाजार के इसी छोटे आकार की वजह से वो हालात को अपनी मनचाही दिशा में मोड़ पाया। जब ओलिवर की बात खत्म हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ओलिवर ने सिर्फ काम पूरा नहीं किया था, उसने उस काम को ही अपने मकसद को हासिल करने का जरिया बना दिया था। धीरे धीरे आसपास के लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। कुछ को तो लगा जैसे वो किसी नई दास्तान के जन्म के गवाह बन रहे हैं। कैथरीन भी जवाब से खुश थी। जब उसने हेरफेर शब्द सुना तो उसके चेहरे से गंभीरता हट गई और एक मुस्कान आ गई। उसने साफ कर दिया कि वो सब समझ गई है। फिर बस पलटकर चली गई और ओलिवर हल्की हैरानी में खड़ा रह गया, लेकिन अंदर से वो संतुष्ट था। आखिरकार उसने टेसन कॉर्पोरेशन के एक डायरेक्टर को प्रभावित किया था। जब वो यही सोच रहा था, तभी एक कर्मचारी ने उसे आवाज दी और उस नए कर्मचारी का नाम पूछा। ओलिवर अपना परिचय देने ही वाला था कि कैथरीन ने बीच में ही शांत लहजे में उसका पूरा नाम ले लिया। यह सुनकर हीरो हैरान रह गया, और उससे भी ज्यादा हैरान वो तब हुआ
जब मैनेजर ने फौरन टेसन वेलबीइंग डिवीजन में उसकी नियुक्ति की जानकारी भी जोड़ दी। इन शब्दों ने न सिर्फ ओलिवर को बल्कि वहां मौजूद सभी को चौंका दिया, लेकिन कैथरीन खुद बस मुस्कुराई और चली गई। और ओलिवर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसका नाम जानती थी। अगले दिन नए कर्मचारी असेंबली हॉल में जमा हुए और हीरो इस बात पर सोच रहा था कि पार्टिसिपेंट्स को एक बार फिर कंपनी की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से बैठाया गया है। इस बीच सब कल के काम की खूब चर्चा कर रहे थे। बहुतों ने माना कि उन्हें वो लगा था ट्रेनिंग आसान होगी, लेकिन वो बहुत गलत थे। उन्हें सुनते हुए ओलिवर को एहसास हुआ कि लगभग सभी नए लोगों ने या तो आपस में सामान बदला था या फिर सबसे आसान तरीके से काम निपटाया था। लेकिन खुद डायरेक्टर का उससे मिलने आना यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि यह फायदेमंद रहेगा या उल्टा मुसीबत बनेगा। तभी ओलिवर ने नजर उठाई और कैथरीन को मंच पर देखा। उसे उत्सुकता हुई कि आज वही क्यों बोलने आई हैं। उधर उस महिला ने कमरे में नजर दौड़ाई और लगभग फौरन उस हीरो को देख लिया जो सब कुछ ध्यान से देख रहा था। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। ओलिवर हल्का सा चौंका, कैथरीन भी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन बस एक पल में ओलिवर ने खुद को संभाला, सीधा बैठा और ध्यान से आगे देखने लगा। यह प्रतिक्रिया देखकर कैथरीन पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुरा दी। उसने ऐलान किया कि आज के प्रोग्राम से पहले कल के नतीजों का जायजा लेना जरूरी है। इसके बाद डायरेक्टर ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर के कर्मचारियों की रिपोर्ट्स और राय के आधार पर मैनेजमेंट ने सभी पार्टिसिपेंट्स का मूल्यांकन पूरा कर लिया है। हालांकि स्कोर्स खुद नहीं बताए गए। इसके बजाय पार्टिसिपेंट्स को उनके स्कोर्स के हिसाब से टीम्स में बांटा गया। कैथरीन ने बताया कि 20 टीम्स बनाई गई हैं और कल के काम में शीर्ष 20 पार्टिसिपेंट्स को कैप्टन की जिम्मेदारी दी जाएगी। फिर कैप्टन्स के नामों का ऐलान शुरू हुआ। 20वीं टीम के लीडर का नाम कॉलिंस निकला। वो तालियों के बीच अपनी सीट से उठा। इस दौरान चार्ल्स नाम के एक लड़के को पूरा यकीन था कि उसका नाम अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो ऊंची रैंक पर है। पहले वो थोड़ा निराश था कि ट्रेनिंग सेंटर नंबर 5 में आया, लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया था। लीडर्स के नाम आते रहे, लेकिन उसका नाम नहीं आया। आखिरकार कैथरीन ने पहली टीम के लीडर का नाम बताया। वो ओलिवर निकला। यह सुनते ही चार्ल्स ने तेजी से हीरो की तरफ सिर घुमाया। उसका शांत चेहरा देखकर वो और भी ज्यादा जल गया। खुद को रोक न पाने पर वो वहीं हॉल में जोर से बोल पड़ा और जानना चाहा कि ओलिवर को पहली जगह क्यों मिली। इस गुस्से के भड़कने के बाद वहां मौजूद सबने फौरन उसकी तरफ देखा। कैथरीन ने रिपोर्ट देखी और हैरानी से पूछा कि क्या उसे नतीजों या टीम लीडर्स की नियुक्ति पर कोई आपत्ति है। लेकिन वो नौजवान, जिसे पता चल गया था कि वो दूसरे नंबर पर है और दूसरी टीम का कैप्टन है, अब अपनी खींच नहीं रोक पाया। उसने कहा कि यह कोई शिकायत नहीं, बल्कि एक ऐसी बात को समझने की कोशिश है जो उसे बिल्कुल बेतुकी लग रही है। उसके मन में यह नाइंसाफी लग रही थी। उसने खुद को यह समझाया कि वो इसलिए नहीं बोल रहा कि वो हार रहा है, बल्कि इसलिए कि वो इंसाफ चाहता है। उसे ओलिवर याद आया, जो ट्रेनिंग के दौरान अक्सर बेफिक्र नजर आता था और सबसे मेहनती ट्रेनी नहीं लगता था। नौजवान ने कैथरीन की तरफ देखा और याद दिलाया कि मूल्यांकन के पैमाने अभी तक बताए नहीं गए हैं। मैनेजर साफ तौर पर तन गई और बोली कि यह जानकारी गोपनीय है, लेकिन इस जवाब ने नाराजगी और बढ़ा दी। उसके नजरिए से अगर तीसरी टीम की लीडर एम्मा पहले नंबर पर आती तो वो बिना किसी सवाल के उसे बधाई देता। आखिरकार उस नौजवान ने इशारा किया कि उस स्कूल ग्रेजुएट को खास सहूलियत और तरजीह दी गई है। इस वक्त तक ओलिवर चुपचाप सब देख रहा था। चार्ल्स की इस बात के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। चार्ल्स को महसूस हुआ कि माहौल तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा है। साथ ही कैथरीन ने उस बहस करने वाले को साफ नापसंदगी से देखा। चारों तरफ फुसफुसाहट और चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग मान रहे थे कि चार्ल्स की बात में दम है। कुछ ने कहा कि प्रोग्राम के जरिए कंपनी में आना मुमकिन है, लेकिन किसी ताजा स्कूल ग्रेजुएट का पहले नंबर पर आना अजीब लग रहा था। कुछ लोगों की हमायत मिलते देख चार्ल्स का हौसला बढ़ा। उसने खुद को यकीन दिलाया कि वो बस सच बोल रहा है और उसे ऐसे सवाल पूछने का पूरा हक है। लेकिन अगले ही पल कुछ अनजाना हुआ। कैथरीन के चेहरे पर एक मुस्कान आई जो एक साथ मजाक उड़ाने वाली और हिकारत भरी थी। यह देखकर चार्ल्स एक पल के लिए हड़बड़ा गया। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शांत लहजे में बोली। उसने कहा कि उसके सामने खड़ा नया कर्मचारी बहुत आत्मविश्वासी है। शायद वो हमेशा सबसे अच्छा रहा है और एक खुशहाल घर में पला बढ़ा है। इन शब्दों ने चार्ल्स को पूरी तरह उलझा दिया। पहले तो उसे लगा कि उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन कैथरीन का लहजा जल्द ही एकदम बदल गया। उसने कहा कि टेसन कॉरपोरेशन में बेहिसाब काबिल लोग हैं। इसके बाद वो असल बात पर आई और पूछा कि क्या उसे पता है कि कंपनी कर्मचारियों को चुनने के लिए किन पैमानों का इस्तेमाल करती है। जवाब का इंतजार किए बिना
उसने खुद समझाया कि लगभग किसी को भी एक अच्छा कर्मचारी बनाया जा सकता है। जिम्मेदार और आज्ञाकारी कर्मचारी बनाना मुश्किल नहीं है। वक्त के साथ वो खुद ही कंपनी के ढांचे का हिस्सा बन जाते हैं। उसकी बातें सुनते सुनते चार्ल्स का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात आखिर कहां जा रही है। उधर कैथरीन ने साफ जता दिया कि कंपनी उस जैसे दर्जनों और कर्मचारी तैयार कर सकती है। इसी ख्याल ने उस नौजवान को बेहद बेचैन कर दिया। यह देखकर कि बहस करने वाला बिल्कुल चुप हो गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने चैन की सांस ली और फिर सब लोगों को संबोधित किया। कैथरीन ने कहा कि हर नए कर्मचारी ने अच्छा काम किया है और आगे कंपनी का बेहतरीन कर्मचारी बन सकता है, लेकिन सभी पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ एक इंसान था जो इम्तिहान का असली मतलब समझ पाया और खेल के नियम ही बदल दिए। इसके बाद उसने पोडियम पर हाथ रखा और जो भी आपत्ति जताना चाहे उसे आगे आने का मौका दिया, लेकिन हॉल में पूरी तरह खामोशी छा गई। अब किसी की हिम्मत नहीं थी बहस करने की। यहां तक कि चार्ल्स, जो अभी कुछ देर पहले जोर जोर से जवाब मांग रहा था, अब बस चुपचाप दांत पीस रहा था। आखिरकार उसे बाकी लोगों की नजरों के बीच अपनी सीट पर बैठना पड़ा। यह देखकर कि झगड़ा सुलझ गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोडियम से हट गई। फिर प्रेजेंटर ने प्रोग्राम के अगले दौर की घोषणा की। कुछ देर बाद सब कंपनी के ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे। कैथरीन सोच में डूबी आगे चल रही थी और एक स्टाफ मेंबर उसके पीछे था, जिसने आखिरकार धीरे से पूछा कि सब ठीक तो है, लेकिन मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे वो कर्मचारी और हैरान हो गया। अचानक कैथरीन इतनी जोर से हंसी कि उसने अपना पेट थाम लिया और माना कि आज की घटनाओं ने उसे खुशी दी। उसने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर नंबर 5 उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प निकला। पहले इससे किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर उस कर्मचारी ने सावधानी से पूछा कि क्या नए लोगों को पहले से बता देना अच्छा नहीं होता कि मैनेजमेंट किन खूबियों को अहमियत देती है। लेकिन डायरेक्टर ने इस आइडिया को फौरन नकार दिया और कहा कि अगर लोगों को पैमाने पता हो तो कुछ लोग बस उसी व्यवहार की नकल करने लगेंगे। वो कर्मचारी समझ गया कि अगर मैनेजर सच में हीरो को आगे करना चाहती तो उसे ऊंचा ओहदा देना काफी होता, लेकिन पहला नंबर लाजिमी तौर पर बहुत ध्यान खींचता है, और वो नौजवान सभी प्रतिद्वंद्वियों की नजरों में आ गया। उसी पल उस कर्मचारी ने कैथरीन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान देखी और अचानक कुछ समझ आया। लगता है उसने जानबूझकर प्रोटोगोनिस्ट के लिए मुश्किल हालात बनाए ताकि उसकी असली सीमाएं परखी जा सकें। फिर उस लड़की ने उससे पूछा कि क्या उसे खुद जानने की उत्सुकता नहीं है कि यह लड़का असल में है कौन। अगर वो सच में इतना असाधारण है तो ऐसे ही हालात में उसकी असली फितरत सामने आएगी। उसे अपने करियर में मिले वो लोग याद आए जो डरे हुए थे, जिनमें आत्मविश्वास नहीं था, जो घमंडी थे, और यहां तक कि जो उसके सामने खुलकर विरोध करते थे। चार्ल्स के साथ हुई हालिया बहस भी उसके जहन में आई, लेकिन ओलिवर उन सब से अलग था। कैथरीन के मुताबिक यह नौजवान उलझा जरूर था, लेकिन उसने हालात को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उस महिला ने माना कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान सिर्फ 2 बार देखा है। कर्मचारी ने हैरानी से पूछा कि पहला कौन था। इस सवाल के जवाब में कैथरीन ने बस इतना कहा कि उसे खुद यकीन नहीं है। फिर कहा कि वो थकी हुई है और अपने साथी को भी थोड़ा आराम करने की सलाह दी। कर्मचारी ने समझते हुए सिर हिलाया और विदा ली, लेकिन उसके मन में ट्रेनिंग सेंटर नंबर 5 किसी छुपे हुए मैदान ए जंग जैसा लग रहा था। इस पूरे ढांचे को बनाने वाली सीईओ कैथरीन साफ तौर पर कोई साधारण लीडर नहीं थी। कंपनी के मुख्यालय में ऐसे लोग थे जो अनगिनत आजमाइशों से गुजरे थे और वो उनके हौसले की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लेकिन एक ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि कैथरीन ने जिस पहले इंसान का जिक्र किया वो कौन था। उधर घटनाएं फिर बड़े असेंबली हॉल की तरफ लौटी। नतीजे सुनाए जाने के करीब 20 मिनट बाद एक ट्रेनी ने सुझाया कि शायद लीडर्स को जानकारी लेने के लिए बुलाया गया होगा और तब तक बाकी लोग आपस में जान पहचान बढ़ाएं। इसके बाद कमरे का माहौल काफी खुशनुमा हो गया। पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से परिचय करने लगे, अपनी अपनी टीम्स की बातें करने लगे और कामों पर चर्चा होने लगी। बातचीत जल्द ही अलग अलग बिक्री के तरीकों और आने वाले कामों में मिलकर काम करने की संभावनाओं पर आ गई। फिर किसी ने सुझाया कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें और मुश्किल वक्त में मदद करें, जिसे बाकियों ने खुशी से माना। धीरे धीरे ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स काफी खुलकर बातें करने लगे, लेकिन सभी टीम्स में से एक अलग ही नजर आ रही थी। पहली टीम के सदस्य चुपचाप बैठे थे और बस एक दूसरे से नजरें मिला रहे थे। किसी ने बातचीत शुरू नहीं की और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। ऑब्जर्वेशन रूम में यह नजारा किसी की नजर से नहीं बचा। स्टाफ ने नोट किया कि पहली टीम बिल्कुल दबी दबी लग रही है। कुछ ने तो यह भी सुझाया कि इस तरह घुलने मिलने में नाकामी पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कैथरीन शांति से अपनी कुर्सी पर बैठी रही। फिर उसने पूछा कि क्या टीम कैप्टन्स को सभी डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं।
लीडर्स के सामने मेजों पर पहले से फोल्डर्स रखे थे जिनमें टीम मेंबर्स की बुनियादी जानकारी और नए कर्मचारियों की खुद लिखी रिपोर्ट्स थीं। यह तसल्ली करने के बाद कि सबने सामग्री पढ़ ली है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अगले दौर की शुरुआत का ऐलान किया। इसके बाद कैप्टन्स अपनी अपनी सीटों से उठने लगे और ऑलिवर भी उनमें था, लेकिन चार्ल्स अचानक पहले आगे बढ़ा, दूसरे लीडर्स को सलाम किया और खुद को दूसरी टीम का कैप्टन बताया। फिर उसने एक टीम लीडर की तरफ देखकर पूछा कि क्या वो पहली टीम से बात करने वाला है, और उसने हाँ में जवाब दिया। चार्ल्स ने फिर कहा कि पहली टीम उनकी प्रतिद्वंद्वी होगी, इसलिए उसने सुझाया कि अब से उन्हें मुकाबले का निशाना समझा जाए। जब वहां मौजूद लोग उसकी बात पर सोच रहे थे, तभी एक नए कर्मचारी ने उठकर कहा कि यह रवैया पहले से ही बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा है। उसके नजरिए से पहले बाकी लोगों की राय जाननी चाहिए थी। उसने यह भी जोड़ा कि लीडर असल में यह सुझा रहा है कि पहली टीम को ऊंचे अंक लेने से रोका जाए और वो दूसरों को अपनी निजी दुश्मनी में घसीट रहा है। इसके बाद कई लोगों ने खुलकर कह दिया कि उनका उसका साथ देने का कोई इरादा नहीं है। इन शब्दों ने चार्ल्स को तुरंत आग लगा दी। उसने उन्हें जो याद दिलाया कि वो यहां मजे करने या सैर सपाटे के लिए नहीं आए हैं। फिर वो समझाने लगा कि अभी सब एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं और लीडर का रोल बेवजह नहीं है। लेकिन दूसरों ने पलटवार किया कि अभी सब एक ही हैसियत में है। बात पूरी होने दिए बिना चार्ल्स ने डायरेक्टर की उन बातों की याद दिलाई कि दुनिया में कुछ लोग हुक्म देते हैं और कुछ मानते हैं। उसने कहा कि वो खुद को लीडर मानता है और बाकी उसके मातहत हैं। फैसले ऊपर से होते हैं, यानी वो एक ही लेवल पर नहीं है। इसके बाद उसने पूछा कि कोई और आपत्ति जताना चाहता है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स बस एक दूसरे को देखते रहे और धीरे धीरे फुसफुसाते रहे। यह देखकर चार्ल्स ने मान लिया कि वो जीत गया। फिर वो मुख्य मुद्दे पर आया और सुझाया कि सब एक ही प्रोजेक्ट टीम के सदस्य की तरह सोचें। उसके दिमाग में पहले से एक साफ योजना थी, इसीलिए उसने आत्मविश्वास के साथ वादा किया कि ट्रेनिंग खत्म होते होते उनकी टीम दूसरे नंबर पर नहीं रहेगी। साथ ही उसने कहा कि वो हर पार्टिसिपेंट के अच्छे नतीजों के लिए पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अब सब एक ही नाव में है। एक लीडर ने कहा कि चार्ल्स ने आयोजकों की मंशा समझ ली है और लीडर्स और पार्टिसिपेंट्स में बंटवारे का सिद्धांत जल्दी से पकड़ लिया। कैथरीन ने हामी भरी और कहा कि वो सच में हालात को तेजी से भांप लेता है, लेकिन उसने यह भी देखा कि बाकी लोग धीरे धीरे उससे दूर हो रहे हैं। उसके नजरिए से उस नए कर्मचारी को लोगों से घुलने मिलने में गंभीर दिक्कत है, जिससे आगे कोई बड़ा टकराव हो सकता है। एक और जज ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि मुख्यालय में भी ऐसे कर्मचारी मिलते हैं। एक ऐसे ही लीडर का जिक्र होते ही कैथरीन ने चिढ़कर कहा कि उस इंसान का नाम अब मत लो। दोनों को वो बॉस अच्छी तरह याद था जो हर वक्त दूसरों की आलोचना करता था और बिना सवाल के आज्ञा मांगता था। फिर सबका ध्यान वापस स्क्रीनर्स की तरफ गया। एक ऑब्जर्वर ने अचानक बताया कि पहली टीम का लीडर अपने लोगों की तरफ बढ़ रहा है। ऑलिवर शांत कदमों से कमरे में दाखिल हुआ और सीधे अपने टीम मेंबर्स की तरफ बढ़ा। वो बिल्कुल बेफिक्र लग रहा था। उसने हर इंसान को ध्यान से देखा और उसकी नजर ने आसपास के लोगों पर गहरा असर डाला। पहले हीरो की नजर चार्ल्स के नाराज चेहरे और पार्टिसिपेंट्स के बीच तनावपूर्ण माहौल पर पड़ी। नौजवान ने फिर उन लोगों पर ध्यान दिया जो चुपचाप सब सह रहे थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी एक पार्टिसिपेंट ने लीडर को कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन ऑलिवर ने फौरन साफ कर दिया कि वो सब पहले ही समझ चुका है और यह मुख्य मुद्दा नहीं है। इसके बाद उसने वहां मौजूद सबसे माफी मांगी और सुझाया कि पहले एक दूसरे को जानें, जिसने बहुतों को हैरान कर दिया। ऑलिवर ने शांति से अपना परिचय दिया कि वो पहली टीम का लीडर है और आने वाले वक्त में उनके साथ काम करेगा। इसके बाद ऑलिवर एक टीम मेंबर के पास गया और उसे नाम लेकर सलाम किया। अपना नाम सुनकर वो बंदा काफी चौंका, क्योंकि उनकी मुलाकात अभी हाल ही में हुई थी। फिर हीरो ने एक एक करके बाकी टीम मेंबर्स को भी नाम लेकर सलाम किया और थोड़ी देर में ऑलिवर सभी पार्टिसिपेंट्स से मिल चुका था। यह दोस्ताना माहौल देखकर हैंक ने चैन की सांस ली। उसे डर था कि उसके साथी उसे नजरअंदाज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर चार्ल्स यह सब देख रहा था और चिढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा कि पहली टीम का लीडर बेकार की मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तभी कैथरीन को उसकी देरी की वजह समझ आई। उसने नोट किया कि उस नौजवान ने अपने टीम मेंबर्स के बारे में जानकारी हासिल करने में वक्त लगाया और उनके नाम याद किए। हीरो ने न सिर्फ बेहतरीन याददाश्त दिखाई, बल्कि टीम का भरोसा भी जीत लिया, यह साबित करके कि वो अपने लोगों का साथ देगा। जजों को मानना पड़ा कि लोगों को संभालने के मामले में उसने दूसरी टीम के लीडर से कहीं ज्यादा तेजी दिखाई। जल्द ही एक स्टाफ मेंबर ने कैथरीन को अगले कार्यक्रम की याद दिलाई। उसने बताया कि पहले टीम्स को समन्वय की जांच के लिए नक्शे पर बताए रास्ते पर चलना था। यह सुनकर उसने अचानक हुक्म दिया कि यह काम रद्द कर दिया जाए और सीधे अगले दौर पर जाया जाए। कैथरीन ने समझाया कि वो कुछ नया देखना चाहती है,
टीम वर्क का एक और इम्तिहान नहीं। फिर उसने सामने रखी रिपोर्ट की तरफ इशारा किया और एक और इम्तिहान तैयार करने का हुक्म दिया। इस वक्त ओलिवर शांति से सब देख रहा था। उसने मन में नोट किया कि उसने अपनी टीम का भरोसा जीत लिया है, लेकिन साथ ही दूसरे ग्रुप्स को भी सतर्क कर दिया है। हीरो ने देखा कि दूसरी टीम्स के सदस्य आपस में घुल मिल रहे हैं और कॉन्टैक्ट्स बदल रहे हैं, जबकि पहली टीम अलग थलग बैठी है। प्रोटोगोनिस्ट के नजरिए से इस रवैये की वजह यह थी कि दूसरे उन्हें आसान निशाना समझ रहे हैं। उसे याद आया कि उसने पहले टीम लीडर्स से संपर्क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी पहल को नजरअंदाज कर दिया। ओलिवर इस नतीजे पर पहुंचा कि एकमात्र रास्ता यह है कि अपनी श्रेष्ठता साबित की जाए। उसने तय किया कि सबको दिखाएगा कि उससे टकराव के गंभीर नतीजे हो सकते हैं, खासकर अगर किसी ने उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जल्द ही हीरो ने मंच पर खड़े एक कर्मचारी से अगले कार्यक्रम की शुरुआत का वक्त पूछा, लेकिन ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स आपस में बातों में लगे थे, इसीलिए ओलिवर ने सबको एक जगह जमा करने की इजाजत मांगी। मंच पर चढ़कर हीरो ने एक ताली बजाकर सबका ध्यान खींचा। हॉल जल्दी खामोश हो गया और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। फिर उस नौजवान ने माइक्रोफोन उठाया और पहले ग्रुप टास्क की शुरुआत का ऐलान किया। उसने लीडर्स पीरिडियस से कहा कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स की हाजिरी जांचें और टीम्स को तय जगहों पर लगाएं। हालांकि बहुत से लोग इस बात से खुश नहीं थे कि हुक्म किसी कंपनी के कर्मचारी की बजाय एक नए कर्मचारी ने दिए। फिर भी उन्होंने निर्देशों का पालन किया। कुछ लोगों ने सोचा कि उसे यह जिम्मेदारी इसलिए मिली क्योंकि वो पहले नंबर पर था। जब सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए तो प्रोटोगोनिस्ट ने एक बार फिर तसल्ली की कि टीम्स तैयार हैं। फिर उसने मंच एक कर्मचारी को सौंपा जिसने नए इम्तिहान की शर्तें सुनाई। हर टीम को एक नए उत्पाद की अवधारणा तैयार करनी थी। इसके बाद उन्हें उसकी प्रस्तुति देनी थी, उसे बढ़ावा देने के तरीके बताने थे और विज्ञापन सामग्री तैयार करनी थी। अगर कोई टीम वक्त पर काम पूरा न कर पाए तो उसे अगले दिन भी तैयारी जारी रखने की इजाजत थी। आयोजक ने बताया कि प्रस्तुति के बाद हर टीम को दूसरा ग्रुप चुनना होगा और उसके उत्पाद की कमजोरियां बतानी होंगी। यह सुनकर ओलिवर बस मुस्कुराया। उसे फौरन समझ आ गया कि यह इम्तिहान पहली नजर में जितना सरल लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। ऐलान के 5 मिनट के अंदर हर टीम को भाग लेने का फैसला करके झंडा उठाकर बताना था। नया काम सुनाए जाने के बाद नए कर्मचारी आपस में उलझन में बातें करने लगे। इसके बाद कर्मचारी ने सवालों का मौका दिया। कुछ देर खामोशी रही, लेकिन फिर ओलिवर ने हाथ उठाया। बोलने की इजाजत मिलने पर प्रोटोगोनिस्ट ने पूछा कि क्या आलोचना का हक टीम्स के बीच आगे दिया या बदला जा सकता है। उसने पहले ही चार्ल्स की संभावित चालें भांप ली थीं। वो ऐसे मौके खरीदने या उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता, लेकिन कर्मचारी ने फौरन मना कर दिया। तो ओलिवर ने अगला सवाल किया कि क्या आलोचना के हक का इस्तेमाल करना जरूरी है। जवाब में आयोजक ने बताया कि हर टीम को कम से कम एक बार दूसरे प्रोजेक्ट की कमजोरियां जरूर बतानी होंगी। टीम्स तैयारी के क्रम के हिसाब से प्रस्तुति देंगी। जो पहले तैयार होगी उसे पहले मंच पर जाने का हक मिलेगा। इसके बाद हीरो ने एक और सवाल किया। उसने पूछा कि क्या 400 नए कर्मचारियों का हर प्रस्तुति में मौजूद रहना जरूरी है। इस पल उस कर्मचारी को एक पल के लिए सोचना पड़ा और वो जल्दी समझ गया कि वो नौजवान क्या कहना चाह रहा है। चूंकि प्रस्तुति के लिए कोई तय वक्त नहीं था, कुछ टीम्स असुविधाजनक वक्त पर प्रस्तुति देने की कोशिश कर सकती थीं और इस तरह खुले मुकाबले से बच सकती थीं, लेकिन मैनेजमेंट साफ तौर पर पार्टिसिपेंट्स के बीच सीधी टक्कर चाहती थी। थोड़ा सोचने के बाद कर्मचारी ने एक अतिरिक्त नियम का ऐलान किया। उसने बताया कि कमरे में मौजूद लोगों की तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रस्तुति के वक्त की जानकारी इस तरह देनी होगी कि सभी पार्टिसिपेंट्स देख सकें। जब आधिकारिक हिस्सा खत्म हुआ तो हीरो ने अपनी टीम की तरफ मुड़कर कहा कि सबको जानकारी पहुंचाने का बस एक ही तरीका है। फिर उसने फोन निकाला और एक कॉमन चैट बनाने का सुझाव दिया, जिसे उसकी टीम ने फौरन मान लिया। फिर उसने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर का ग्रुप कैसे ढूंढें, उसमें कैसे जुड़ें और निकनेम्स सही तरीके से कैसे लिखें। उधर चार्ल्स ने भी ऐप खोला और सही चैट ढूंढने लगा, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि हालात उसके पक्ष में नहीं है। जब दूसरी टीम का लीडर अभी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, ओलिवर प्रस्तुति के स्केड्यूल का ऐलान पहले ही चैट में डाल चुका था। उसने सबको अपना मनपसंद वक्त कमेंट्स में लिखने की दावत दी और वादा किया कि उन्हें कॉमन स्केड्यूल में शामिल किया जाएगा। इसने चार्ल्स को बेहद गुस्सा दिलाया। उसे समझ नहीं आया कि ओलिवर ने यह पहल क्यों की। ओलिवर ने पूछा कि क्या कोई बेहतर तरीका है, लेकिन चार्ल्स यह जिद पर अड़ा रहा कि यह काम उसे करना चाहिए था। यह सुनकर आसपास के लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। बहुतों को अजीब लगा कि वो इतनी छोटी छोटी चीजों को भी काबू करने की कोशिश कर रहा है। लोग सोच रहे थे कि जब पहली टीम आगे है
तो वो सारी ताकत अपने हाथ में क्यों लेना चाहता है। तब जाकर चार्ल्स को एहसास हुआ कि उसने गलती की जब वो बहस में उलझा हुआ था। प्रोटैगोनिस्ट पहले ही पहल कर चुका था और आसपास का समर्थन हासिल कर चुका था। उसने कंपनी के लीडर्स के बारे में सोचा और महसूस किया कि वो और ओलिवर हालात को कितने अलग नजरिए से देखते हैं। गुस्से में उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। इसी दौरान पहली टीम के एक सदस्य ने हीरो से पूछा कि क्या जल्दी प्रस्तुति देने पर कोई अतिरिक्त फायदा मिलेगा। ओलिवर ने साफगोई से माना कि उसे स्कोरिंग सिस्टम की सही जानकारी नहीं है, लेकिन सुझाया कि प्रस्तुतियों का क्रम अहम भूमिका निभा सकता है। जब पहली टीम रणनीति पर चर्चा कर रही थी, चार्ल्स का सब्र आखिरकार टूट गया और उसने अपने लोगों को फौरन काम पर लगने का हुक्म दिया। हालांकि दूसरी टीम के बहुत से सदस्य उसके रवैये से नाखुश थे, फिर भी वो अपने लीडर के साथ हॉल से बाहर चले गए। जल्द ही दूसरी टीम के सदस्य आने वाले काम पर चर्चा में लग गए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों से जुड़े आइडियाज पेश किए और कामयाब कॉम्पिटिटर्स के उत्पादों की मिसालें दी। लेकिन जितनी लंबी चर्चा होती गई, उतनी ही थकान उस अनचाहे मुश्किल इम्तिहान से बढ़ती गई। चार्ल्स एक तरफ खड़ा नाखून चबा रहा था। उसका ध्यान प्रोजेक्ट पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो ओलिवर को हराने की धुन में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो प्रोटोगोनिस्ट दिनों दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए उसे जल्द से जल्द रोकना जरूरी है। जल्द ही वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ एक अच्छे आइडिया से जीत नहीं होगी। उसने तय किया कि किसी भी तरीके का इस्तेमाल करेगा, चाहे इसके लिए उचित मुकाबला छोड़ना ही क्यों ना पड़े। जब चार्ल्स ने पहली टीम के सदस्यों के बारे में सोचा तो उसके जहन में वो नाम आए जिन्हें ओलिवर ने परिचय के दौरान नाम लेकर बुलाया था। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक नई योजना बनने लगी। तभी उसके टीम मेंबर्स एक तैयार आइडियाज की सूची लेकर उसके पास आए और विकल्पों पर बात करने की पेशकश की, लेकिन लीडर ने उन्हें फौरन रोक दिया। उसने कहा कि इस वक्त उत्पाद की अवधारणा कोई खास अहमियत नहीं रखती। आयोजक उत्पाद से ज्यादा प्रस्तुति के कुल नतीजे में दिलचस्पी रखते हैं। यह जवाब सुनकर पार्टिसिपेंट्स उलझ गए और सीधे पूछा कि आगे क्या करना है। जवाब में चार्ल्स ने बस यह याद दिलाया कि उन्हें उसके निर्देशों का पालन करना है और वादा किया कि टीम को पहले नंबर पर ले जाएगा। इसके बाद चार्ल्स ने बताया कि वो थोड़ी देर के लिए जा रहा है और उसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग साफ तौर पर असहज थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। उधर घटनाएं एक पुराने गोदाम की तरफ मुड़ी, जहां बुलाए गए पार्टिसिपेंट्स एक एक करके आने लगे। एक नौजवान ने फौरन कहा कि ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए जल्दी से मिलने की वजह जाननी है। ओलिवर कमरे के बीच में शांति से खड़ा था। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर सीधे बात पर आने का सुझाव दिया। वहां जमा सब लोग उसे हल्के शक की नजर से देख रहे थे। इसके बाद हीरो ने अचानक ऐलान किया कि वो जंग शुरू करने जा रहा है। इन शब्दों ने वहां जमा सबको एक पल के लिए हिला दिया। तीसरी टीम की लीडर एम्मा खास तौर पर हैरान हुई। उस लड़की ने माना कि वो पहले ही समझ गई थी कि चार्ल्स को दावत क्यों नहीं दी गई। उसके नजरिए से प्रोटोगोनिस्ट ने शुरू से ही उस इंसान को बुलाने का इरादा नहीं किया था जिसे वो अपना दुश्मन मानता है। जवाब में उस नौजवान ने उसका अंदाजा सही बताया। चार्ल्स पहले ही पहली टीम को मुख्य दुश्मन मान चुका था और टकराव शुरू करने के लिए किसी आधिकारिक बयान की जरूरत नहीं थी। एम्मा ने सोचा। उसे सच में अजीब लग रहा था कि दूसरी टीम को छोड़कर लगभग सभी टीम्स के नुमाइंदे वहां मौजूद थे, लेकिन वो ओलिवर की दावत ठुकरा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लगा कि उसके पास जरूरी जानकारी है। आसपास के लोगों की थकान भांपते हुए हीरो ने फौरन अपनी बात साफ करने का फैसला किया। वो दूसरों से एक एहसान मांगना चाहता था। उसने समझाया कि अभी टीम्स आपस में प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स के बीच जरूरत से ज्यादा दुश्मनी से बचना चाहता है। इन शब्दों के बावजूद वहां मौजूद लोग सतर्क रहे। हालांकि ओलिवर उनकी प्रतिक्रिया समझता था। उसके नजरिए से मैनेजमेंट ने जानबूझकर टीम्स को आपस में मुकाबले की तरफ धकेला है और तनावपूर्ण माहौल बनाया है। फिर उसने कहा कि उसका इरादा चार्ल्स से खुद निपटना है और उसने बाकियों से गुजारिश की कि वो तटस्थ रहें और किनारे से देखें। इस प्रस्ताव ने एम्मा को सोचने पर मजबूर किया और उसने पूछा कि क्या उसने सही समझा कि वो उससे किसी का भी साथ न देने के लिए कह रहा है। हीरो ने हाँ में जवाब दिया और जोड़ा कि इस सूरत में दूसरी टीम्स को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन तीसरी टीम की लीडर अभी भी हिचकिचा रही थी। उसने माना कि प्रस्ताव मुनासिब लगता है, लेकिन एक अहम दिक्कत बताई। चार्ल्स पहले से किसी बड़ी सहायक कंपनी का उम्मीदवार था, जबकि ओलिवर खुद कंपनी की एक अलग शाखा से जुड़ा था। उस लड़की ने कहा कि अगर चुनना पड़े तो बहुत से लोगों के लिए चार्ल्स का साथ देना फायदेमंद होगा। उसके नजरिए से यह आगे चलकर पहली टीम के साथ गठजोड़ से ज्यादा फायदा दे सकता है। ये दलीलें सुनकर प्रोटोगोनिस्ट थोड़ा गंभीर हो गया, लेकिन आपत्ति की बजाय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ओलिवर ने बस इतना कहा कि आखिर में नतीजे ही मायने रखते हैं, इसलिए जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं है।
ओलिवर ने याद दिलाया कि ट्रेनिंग सेंटर बस एक बीच का पड़ाव है और आगे सब एक ही कंपनी के लिए काम करेंगे। एम्मा को चार्ल्स के स्वभाव का अच्छा अंदाजा था और वो समझती थी कि ऐसे इंसान के साथ काम करना आगे चलकर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उसकी हिचकिचाहट देखकर उस नौजवान ने वहां मौजूद सबको यकीन दिलाया कि उसका प्रस्ताव सबसे सुरक्षित रास्ता है। फिर हीरो ने अचानक सुझाया कि सभी टीम्स अपनी आलोचना पहले ग्रुप की तरफ मोड़ें। इन शब्दों ने सबको सचमुच हिला दिया। एमा और दूसरे लीडर्स को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना। पहले उन्हें में लगा कि ओलिवर सभी 18 टीम्स को उसके खिलाफ एकजुट होने के लिए कह रहा है, लेकिन उसने समझाया कि बात बिल्कुल अलग है। किसी भी टीम पर आलोचना का हक इस्तेमाल करने से नए दुश्मन बनते हैं। पार्टिसिपेंट्स के बीच माहौल पहले से ही बहुत तनावपूर्ण हो चुका है और कोई भी हमला गंभीर टकराव को जन्म दे सकता है। अगर सभी ग्रुप्स पहले से तय कर लें कि आलोचना पहली टीम की तरफ मोड़ेंगे तो कोई इसे निजी बेइज्जती नहीं समझेगा। एमा ने माना कि इन बातों में कुछ सच्चाई है। मुकाबला पहले से ही एक आम प्रतियोगिता की हदें पार कर चुका था। बहुत से लोग हालात को बहुत जज्बाती तरीके से ले रहे थे। ऐसे में और दुश्मन बनाना नासमझी होगी। ओलिवर ने वादा किया कि पहली टीम उनके खिलाफ आलोचना के हक का इस्तेमाल करने वालों से कोई शिकायत नहीं रखेगी, बल्कि उसने इस विकल्प को किसी दूसरे ग्रुप पर हमले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बताया। इसके बाद उसने एक और अनचाही बात कही। उसने बताया कि पहली टीम सबसे आखिर में प्रस्तुति देने का इरादा रखती है। यह खबर फिर सबके लिए हैरानी भरी थी, लेकिन ओलिवर ने समझाया कि अगर कोई जानबूझकर वक्त बर्बाद नहीं करता तो उसकी टीम के पास अपना प्रोजेक्ट पेश करने का वक्त रहेगा। उसने यह भी माना कि उसने दूसरे ग्रुप्स की प्रस्तुतियों को जानबूझकर देरी से कराने और अपने लिए वक्त खरीदने का विकल्प भी सोचा था, लेकिन ऐसी योजना से बाकी सभी टीम्स दुश्मन बन जाती और यह वो नहीं चाहता था। फिर उसने जोर देकर कहा कि एक ऐसे समझौते में आना कहीं ज्यादा फायदेमंद है जिसमें सभी पक्षों को कुछ न कुछ मिले। एमा हैरानी से उसकी सोच देख रही थी और यह देखकर दंग थी कि उसने इतनी जल्दी सारे विकल्पों का जायजा ले लिया। बातचीत लंबी खींच रही है, यह भांपकर ओलिवर ने अपना प्रस्ताव संक्षेप में दोहराया। पहली टीम सबसे आखिर में प्रस्तुति देगी और बाकी ग्रुप्स उन पर आलोचना का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी एक लीडर ने पूछा कि अगर बाकी लोग सच में अपनी प्रस्तुतियां खींचने लगें तो क्या होगा। ओलिवर ने समझाया कि ऐसे में उसकी टीम पहले ही प्रस्तुति दे देगी। यह प्रस्ताव बस एक अतिरिक्त सहूलियत है। इस जवाब ने लोगों को काफी तसल्ली दी। फिर उसने एमा की तरफ रुख किया और याद दिलाया कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और उसे धोखा देने में उसका कोई फायदा नहीं। इसके बाद हीरो ने समझौते को पक्का करने का सुझाव दिया और कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई। एमा जितना इस बारे में सोचती उतना ही उसे लगता कि यह कोई आम स्कूल ग्रेजुएट नहीं है। उस लड़की को शक होने लगा कि शायद यह कंपनी की मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा गहरे जुड़ा हो जितना वो दिखाता है, लेकिन ओलिवर बस अजीब सी मुस्कान के साथ यह साफ कर दिया कि ऐसे अंदाजे हकीकत से कोसों दूर हैं। मीटिंग खत्म करके हीरो अपनी टीम के पास लौटा, लेकिन फौरन कुछ अजीब माहौल महसूस किया। एक पार्टिसिपेंट हैंक हाथ में पेन लिए बैठा था और साफ कांप रहा था। फिक्रमंद ओलिवर उसके पास गया और पूछा कि सब ठीक है। पहले उस लड़के ने यह जताने की कोशिश की कि कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन उसका व्यवहार बहुत संदिग्ध लग रहा था। फिर ओलिवर ने सावधानी से और पूछताछ की। पहले उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसे घर पर कोई परेशानी है, फिर सोचा कि कोई उसे धमकी दे रहा है। इन शब्दों के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। बाकी टीम मेंबर्स भी बातचीत में दखल देने की जल्दी में नहीं थे। आसपास की प्रतिक्रियाएं देखकर ओलिवर समझ गया कि ज्यादातर को नहीं पता कि क्या हुआ है। फिर उसे टीम लीडर्स के साथ हाल की मीटिंग याद आई और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मामला दबाव या धमकी का हो सकता है। हालात को ध्यान से परखने के बाद उसे अचानक चार्ल्स पर शक हुआ। फिर उसने सीधे पूछा कि क्या वो इसमें शामिल है। इसके बाद हैंक ने आखिरकार फोन निकाला और माना कि उसे हाल ही में एक अजीब कॉल आया था। यह सुनकर ओलिवर और हैरान हो गया। ओलिवर ने कहा कि कॉल करने वाला बस एक और नया कर्मचारी है और उसके भविष्य पर कोई खास असर नहीं डाल सकता। लेकिन हैंक ने समझाया कि हालांकि वो गहरे दोस्त नहीं थे, लेकिन कॉल करने वाला उसी स्कूल का एक पुराना जान पहचान वाला निकला। ओलिवर ने जल्दी से हालात का जायजा लिया। अगर वो स्कूल का साथी और आगे का सहकर्मी है तो हैंक के लिए उसकी बात टालना सच में मुश्किल होता। फिर हीरो ने पूछा कि उससे असल में क्या चाहते हैं और उसने माना कि उससे पहली टीम की प्रस्तुति की जानकारी मांगी गई थी। वो लड़का फिर माफी मांगते हुए बोला कि वो गलत जानकारी देने को तैयार है, लेकिन ओलिवर ने यह आइडिया फौरन नकार दिया। वो जानता था कि ऐसा करने से चार्ल्स की दुश्मनी उसकी टीम के एक सदस्य की तरफ मुड़ जाएगी और यह वो नहीं चाहता था। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा कि यह खबर पहुंचा दो कि पहली टीम सबसे आखिर में प्रस्तुति देगी और दूसरे ग्रुप पर हमला करने का इरादा रखती है। यह फैसला वहां मौजूद सबके लिए हैरानी भरा था। कुछ लोगों ने यहां तक पूछा
कि क्या सच में यह जानकारी देना ठीक रहेगा। लेकिन हीरो ने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात दोहराई और इशारा किया कि उसके पास पहले से एक योजना है। उधर चार्ल्स कॉमन चैट में मैसेजेस देख रहा था, जहां टीम्स धीरे धीरे अपनी प्रस्तुति की स्लॉट्स भर रही थीं। ऑलिवर तय नहीं कर पा रहा था कि संभावित फायदे के लिए आज ही काम करना बेहतर होगा या कल तक इंतजार करना। जो हो रहा था वो एक असली जानकारी की जंग बन चुकी थी, इसीलिए सबसे पहले वो पहली टीम की योजना जानना चाहता था। जल्द ही उसके फोन पर एक नया मैसेज आया और पढ़ने के बाद उसे पता चला कि पहला ग्रुप सबसे आखिर में प्रस्तुति देगा। मिली जानकारी बहुत कम थी, इसीलिए चार्ल्स ने बस चिढ़कर हंसी उड़ाई, लेकिन प्रस्तुति का वक्त और मंसूबा काफी मुनासिब लग रहा था। फिर दूसरी टीम के लीडर ने संभावित हमले की तैयारी करने का फैसला किया। उसने अपने लोगों से प्रोजेक्ट की तैयारी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि प्रस्तुति आज पूरी हो जाएगी। इसके बाद उसने प्लेटफॉर्म सर्विसेज की कमजोरियों, खासकर सुरक्षा मुद्दों का और गहरा अध्ययन करने का हुक्म दिया। कुछ पार्टिसिपेंट्स उसकी सोच नहीं समझ पाए और कहा कि उन्हें अपनी प्रस्तुति पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन चार्ल्स ने बिना सवाल किए हुक्म मानने की मांग की, जिससे टीम में नाराजगी और बढ़ती गई। लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी मानता था कि बाकियों को उसके फैसले मानने ही होंगे। इसके बाद चार्ल्स दूसरे ग्रुप्स का जायजा लेने निकल गया। रास्ते में वो अलग अलग लोगों से बातें करता रहा और हालात का विश्लेषण करता रहा। चार्ल्स हैरान था कि हर ग्रुप में 19 पार्टिसिपेंट्स होने के बावजूद तैयारी में इतना वक्त क्यों लग रहा है। जल्द ही अगली प्रस्तुति शुरू हुई। 17वीं टीम के नुमाइंदों ने बिना खून लिए खून में शक्कर और कोलेस्ट्रॉल मापने का एक डिवाइस पेश किया। प्रस्तुति सुनते सुनते उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे कम होने लगी। आइडिया पुराना लग रहा था और कुछ नया नहीं था। उसे यकीन था कि ऐसी सोच बहुत पहले से बहुत से माहिरों के दिमाग में आ चुकी है। असली मुश्किल हमेशा आइडिया नहीं, बल्कि उसे अमल में लाने की संभावना रही है। इसी वजह से चार्ल्स इस नतीजे पर पहुंचा कि वो टीम बस जल्दी से काम खत्म करने की कोशिश में गुणवत्ता से समझौता कर रही है। जब प्रस्तुति खत्म हुई तो टीम लीडर ने दर्शकों से पूछा कि कोई सवाल या टिप्पणी है। चार्ल्स की हैरानी के लिए कमरे में पूरा सन्नाटा था, जो उसे बेहद अजीब लगा। उसे प्रोजेक्ट में बहुत सी कमजोरियां नजर आ रही थीं और वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई उन्हें बोल क्यों नहीं रहा। इस बीच स्टाफ ने अगली प्रस्तुति शुरू होने का ऐलान कर दिया। यह देखकर वो पूरी तरह उलझ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने विवादास्पद प्रोजेक्ट को बिना एक भी टिप्पणी के यूं ही छोड़ दिया गया। फिर नई प्रस्तुतियां शुरू हुईं। एक टीम ने महिलाओं के लिए उत्पाद पेश किया, दूसरी ने बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान दिया, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया लगभग वैसी ही रही। पार्टिसिपेंट्स चुपचाप सुनते रहे और कोई सवाल नहीं पूछा। यह जितना ज्यादा चलता रहा, चार्ल्स उतना ही बेचैन होता गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई आलोचना के हक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। वो खुद दखल देना चाहता था, लेकिन खुद को रोककर बस चिढ़ में दांत पीसता रहा। धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी उसे खबर नहीं। उसने तय किया कि अपनी प्रस्तुति जितना हो सके पीछे धकेलेगा और पहले हालात की तह तक जाएगा। जल्द ही देर शाम हो गई, लेकिन टीम्स अभी भी सक्रियता से अपने प्रोजेक्ट्स पेश कर रही थीं। चार्ल्स अभी भी पूरी तस्वीर नहीं समझ पाया था। साथ ही एक और बात उसे परेशान कर रही थी। हैंक दिन भर से मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। उसने कई बार लिखा और पहली टीम की खबर जाननी चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वक्त के साथ उसके मैसेजेस और ज्यादा जिद भरे होते गए। आखिरकार उसने यहां तक धमकी दी कि अगर वो चुप रहा तो सारे संबंध खत्म कर लेगा। बस तब जाकर जवाब आया। हैंक ने माफी मांगी और बताया कि वो बहुत व्यस्त था और फोन मुश्किल से देख पाया। फिर उसने बताया कि पहली टीम का प्रोजेक्ट पेशेवर सेवाएं देने का एक प्लेटफॉर्म है। उसने यह भी जोड़ा कि वो ज्यादा देर बात नहीं कर सकता क्योंकि आसपास के लोग उसके व्यवहार पर ध्यान देने लगे। यह मैसेज पढ़कर चार्ल्स थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ और भी चल रहा है। जल्द ही वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ऑलिवर ने दूसरे टीम लीडर्स के साथ कोई समझौता किया है। चार्ल्स को पक्का यकीन था कि उसने उन्हें दूसरे ग्रुप के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए मना लिया है। उसके नजरिए से प्रस्तुतियों के बाद सवालों का न होना इसी से समझाया जा सकता था। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचता, उतना ही उसे यकीन होता जाता कि उसकी टीम को बचाव की तैयारी करनी होगी। ये ख्याल उस पर सवार हो गया और वो बार बार खुद से यही दोहराता रहा। इन्हीं सोचों के साथ वो प्रस्तुति हॉल से बाहर चला गया और अपनी प्रस्तुति अगले दिन तक के लिए टाल दी। इस तरह दूसरे दिन की प्रस्तुतियों तक वक्त गुजरा। दोपहर तक सिर्फ 2 टीम्स बची थीं, पहली और दूसरी। पार्टिसिपेंट्स इस लंबे चले आ रहे मुकाबले से साफ थक चुके थे और जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। चार्ल्स तनाव में नतीजे का इंतजार कर रहा था, जबकि ऑलिवर अपनी हमेशा की शांति में था। माहौल हल्का करने के लिए
ऑलिवर अपने प्रतिद्वंद्वी के पास गया और उसे प्रस्तुतियों का क्रम चुनने का मौका दिया। इस सवाल ने दूसरी टीम के लीडर को फौरन सतर्क कर दिया। उसने दुश्मन की योजना समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझ पाया। नतीजतन वो कोई फैसला नहीं कर पाया। फिर हीरो ने खुद ऐलान किया कि उसकी टीम पहले प्रस्तुति देगी। इसके बाद पहले ग्रुप के सदस्य मंच पर गए और तैयारी शुरू की। माइक्रोफोन संभालते हुए एक पार्टिसिपेंट ने प्रस्तुति शुरू की और बताया कि हर आकार की कंपनीज को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बड़े कॉरपोरेशंस के अपने लीगल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जबकि छोटे कारोबार अक्सर ऐसी मदद से महरूम रहते हैं। फिर टीम ने पहले से तैयार एक नाटकीय दृश्य पेश किया, जिसमें कई पार्टिसिपेंट्स ने अलग अलग संकट की स्थितियां यन की। ऑलिवर ने दर्शकों को प्रोजेक्ट का मुख्य आइडिया समझाया और एक ऐसी सर्विस पेश की जो छोटे और मंझोले कारोबारों को मदद दिला सके। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद माहिरों का परिचय कराया। वकील, हिसाबदार और सलाहकार, एक के बाद एक टीम ने उस सर्विस का नजरिया पेश किया जो अलग अलग क्षेत्रों के पेशेवरों को एक जगह लाएगी और क्लाइंट्स को हर तरफ से मदद देगी। प्रोजेक्ट का फायदा यह है कि किसी भी वक्त किसी बड़े कॉरपोरेशन जैसी माहिर मदद मिल सकती है। जब बात का पहला हिस्सा खत्म हुआ तो हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर ऑलिवर ने दोबारा माइक्रोफोन उठाया। उसने बताया कि पूरी प्रस्तुति ठीक 15 सेकंड की थी। बस इन शब्दों के बाद ही दर्शकों को टीम का आइडिया समझ आया। पहले ग्रुप ने एक पूरा कमर्शियल बनाया था और उसे अपनी प्रस्तुति में शामिल कर दिया था। दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर ऑलिवर संतुष्ट मुस्कुराया और अपनी प्रस्तुति के अगले हिस्से पर आगे बढ़ा।